हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हमारे ई वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रूल्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, you are most welcome in my class, that is electrical workshop, and the code of this subject is EE209 second year electrical. So today we will discuss on the electrical workshop. Topic is wire joints. The course content in this topic is number one is wiring system, number second is selection of wiring system, number third is rule for the wiring system, number 4 is the types of electrical wiring, and number 5 is the types of joints used in electrical wiring and installation. So first of all we will discuss on the wiring system. तो यहाँ पर ये देखिए टॉपिक है वायरिंग सिस्टम। तो वायरिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देयर आर टू सिस्टम for tapping of electrical supply from main namely। तो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उस या इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसकी वायरिंग करने के दो तरह के सिस्टम हमने यहाँ दिखा रखे हैं। नंबर फर्स्ट है ट्री सिस्टम और नंबर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर हमें कोई एक सप्लाई है वहाँ से फर्दर आगे सप्लाई ले जानी है तो उसके लिए दो तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं। नंबर एक है ट्री सिस्टम। तो ट्री सिस्टम में जैसा कि देखो डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये देखिए ये मेन सप्लाई है हमारी, यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई है। यहाँ पर देखिए आप फर्दर एक ब्रांच यहाँ जा रही है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है और एक ब्रांच यहाँ है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो ये एक तरह के ट्री की फॉर्म्स है, तो इसलिए हम इसको अपन बोलते हैं कि ट्री सिस्टम। इसमें आप देखेंगे कि द सिस्टम इन विच द सब सर्किट आर टेप्ड ऑफ फ्रॉम द मेन सर्किट। इसमें जितने भी सिस्टम हैं वो सारे एक मेन सर्किट से लिए गए हैं एट सम कन्वीनियंस प्लेसेस। नाउ डेज द सिस्टम इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब चूँकि इस सिस्टम के अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर इनिशियल पोजीशन पर अगर फ्यूज़ उड़ जाता है या इनिशियल पोजीशन में कोई फॉल्ट आती है तो फर्दर सिस्टम भी उसको बियर करना पड़ता है। यानी कि अगर आपकी मेन सप्लाई ऑफ हो गई तो जितनी भी ब्रांचेस यहाँ से गई है उन सभी ब्रांचेस में सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो इसलिए सिस्टम हम कम काम में लेते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि द लेंथ ऑफ द केबल रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग इज़ लेस देन, देयरफॉर द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी लेस। तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम केबल काम में लेते हैं वो केबल की रिक्वायरमेंट है, केबल की लेंथ है वो थोड़ी कम लगती है। तो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सिस्टम है ये हमारा सस्ता पड़ता है, इसलिए हम इसको पहले अडोप्ट किया करते थे। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है वो इतने सारे हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, द फ्यूज़ इन द इंस्टॉलेशन इज़ स्कैर्ड। यानी कि हमको जो इसके अंदर यूज़ करते हैं वो हमको काफ़ी जगह पे फ्यूज़ यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए हमको हर सिस्टम के फेज़ के अंदर फ्यूज़ लगाना पड़ता है। नंबर सेकंड, लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज़ नॉट इजी। क्योंकि ये सिस्टम जब वायरिंग करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि इसके अंदर यदि कहीं फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को वापस से फाइंड आउट करना, उसको रिमूव करना थोड़ा इजी नहीं होता हमारे लिए। नंबर सिस्टम में द वोल्टेज अवेलेबल एट डिफरेंट पॉइंट इज़ लोड विल वेरी। अब चूँकि ये एक तरह का सीरीज सिस्टम मान सकते हैं हम इसको, तो इसके अंदर क्या होता है कि हर पॉइंट पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो हर पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। अल्टीमेटली जो लास्ट का पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज हमको जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम वोल्टेज मिलता है। या किसी भी तरह का अगर वो लोड यहाँ पर ऑन होता है या लोड ऑफ होता है तो सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप बहुत तेज़ी से होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नंबर फोर्थ है अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम इज नॉट सो गुड। और ये सिस्टम आप देखिए देखने में भी, क्योंकि बहुत एक जाल सा बन जाता है, इसलिए सिस्टम दिखने में भी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसका अपीयरेंस भी है वो अच्छा नहीं होता है। तो इन सब कारणों से हम इस सिस्टम को हमने थोड़ा
रिमूव कर दिया, इन अपनी जो अडोप्शन से रिमूव कर दिया, हम ये सिस्टम बहुत ही कम काम में लेते हैं। नाउ द सेकंड सिस्टम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखिए, जैसा चित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाने से क्या है कि यहाँ से हम टेपिंग करके फेज़ और न्यूट्रल फर्दर सर्किट में आगे दे सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो अब यहाँ देखिए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहता है कि दिस सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नाउअडेज। चूँकि सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके कुछ एडवांटेज अच्छे हैं, डिसएडवांटेज कम है, तो इसलिए ये सिस्टम है वो इन दिनों में काफ़ी यूज़ में आ रहा है। हमारे घरों में भी हम ये काफ़ी यूज़ में लेते हैं। इन दिस सिस्टम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ब्रॉट टू वन और मोर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं वो अटैच कर रखे हैं, वेयर इट फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रांच सर्किट शोन इन फिगर 2। तो यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, यहाँ से हमने फर्दर 2 डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, और हम चाहे तो यहाँ से भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाकर हम काफ़ी सारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। द सिस्टम इज टेप्ड ऑफ फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विदाउट इंटरफेसिंग द अदर सर्किट। तो बिना किसी सर्किट को इंटरफेस करें हम दूसरे सर्किट को ऑफ भी कर सकते हैं। इस सर्किट इज इंडिपेंडेंटली टेस्टेड टू फाइंडिंग द फॉल्ट। और मान लीजिए अगर इस सर्किट में हमारा फॉल्ट है, मान लीजिए आपका इस सर्किट में फॉल्ट है, तो आपको इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की यहाँ पर फ्यूज़ अलग करके हम इसको पूरे सिस्टम को फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, और अगर इसमें फॉल्ट है तो हम इसको फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना किसी दूसरे सिस्टम को डिस्टर्ब किए हम फॉल्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो एडवांटेज के अंदर देखिए नंबर लिखा है, द फर्स्ट, फॉल्ट फाइंडिंग इज़ नॉट ईजी एज देयर इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर एवरी सब सर्किट। तो फॉल्ट फाइंडिंग इज़ वेरी ईजी, फॉल्ट फाइंड करना बहुत ईजी है। द वोल्टेज अवेलेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्किट विल बी सेम। और हर पॉइंट पे हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा, और हम चाहते भी यही हैं कि हमें हर इक्विपमेंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो सेम मिले। और नंबर थर्ड, रिन्यूअल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्किट इज़ ईजी। अगर हमको कहीं और सर्किट को रिन्यूअल करना, नया सर्किट लगाना है, उसको एक्सटेंशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही यूज़ में लेते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है वो इस तरह से हैं कि इन दिस सिस्टम मोर लेंथ ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। तो इस सिस्टम के अंदर जो, चूँकि ये थोड़ा सिस्टम इसके अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाकर सिस्टम को अलग अलग देना पड़ता है सप्लाई, इसलिए हम ये सिस्टम के अंदर जो केबल है वो ज़्यादा यूज़ में आती है, और इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसके एडवांटेज इतने ज़्यादा है कि हम इनिशियल कॉस्ट को एक तरफ रखते हुए सिस्टम को हम काम में लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा 2 तरह के सिस्टम हैं, वो एक ट्री सिस्टम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ वायरिंग की, कि हम जब वायरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कुछ बातें इस प्रकार हैं कि वायरिंग सिस्टम आर ऑफ मैनी टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग जो हम काम में लेते हैं, बहुत तरह की वायरिंग होती है। द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो 7 फैक्टर्स दिखा रखे हैं, इन बातों पर ही हमारी वायरिंग है वो उसका सिलेक्शन डिपेंड करता है। व्हेन द सिलेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर। तो जब भी हम वायरिंग को हम सिलेक्शन करते हैं तो हम इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखते हैं। नंबर सबसे पहला, फर्स्ट है इनिशियल कॉस्ट, कि हम जो वायरिंग कर रहे हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द वायरिंग सिस्टम अडॉप्ट मस्ट बी इकोनॉमिकल टू द कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है वो वायरिंग करवा रहा है अपने घर के अंदर, तो उसको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, उसके अनुसार इसको सिलेक्शन करना चाहिए। नंबर सेकेंड है ड्यूरेबिलिटी। द केबल यूज्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग मस्ट बी सफिशेंट साउंड so as to bear the changing atmosphere of the surrounding। तो जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की होनी चाहिए जो ड्यूरेबल हो, यानी कि अगर कोई एटमॉस्फेयर में किसी तरह का चेंज हो तो उसको वो सहन कर सके, या कहीं ओवरलोड हो तो उसको वो करंट को पास आउट कर सके। इस तरह का हमको सिस्टम लेना चाहिए। नंबर
3 है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। द सिस्टम चूजन मस्ट प्रोवाइड गुड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो जो हम वायरिंग यूज़ ले रहे हैं उसकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन यानी कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो भी हमको ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 द सेफ्टी फ्रॉम फायर। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड मस्ट बी कंसिडर वाई सेलेक्टिंग द individual system. The system adopt should be free from the risk of the as far as possible. तो जो वायरिंग यूज़ करते हैं हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो फायर से भी सेफ्टी हो। जैसे कि हम बैटन वायरिंग करते हैं, बैटन वायरिंग के अंदर लकड़ी हम यूज़ करते हैं, तो लकड़ी चूँकि फायर उस मतलब आग लकड़ी के अंदर आग लग सकती है, तो जहाँ पर आग लगने की संभावना ना हो वहाँ पर वो वायरिंग यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमको दूसरी वायरिंग यूज़ करनी चाहिए। नंबर 5 है अपीयरेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब। द वायरिंग शुड अपीयर अट्रैक्टिव। तो जो वायरिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस भी ऐसा होना चाहिए जो हमको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। और जब वो वायरिंग कंप्लीट हो तो हमको दिखने में बहुत सुंदर लगनी चाहिए, तो इस तरह की वायरिंग को भी हमको यूज़ में लेना चाहिए। 6 नंबर है एसेसिबिलिटी। इट शुड बी ईजी टू एक्सटेंड और रिपेयर द वायरिंग। तो वायरिंग कुछ इस तरह से हो जो हमारे लिए एसेसिबल हो, यानी कि अगर सिस्टम में फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट को रिमूव करना भी हमारे लिए इजी हो। सिस्टम के अंदर कोई किसी तरह का भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी रिमूव कर सकें, ऐसी वायरिंग हमको यूज़ में लेनी चाहिए। नंबर 7 है लाइफ, कि द सिस्टम अडॉप्ट शुड हैव लॉन्ग लाइफ। तो जो वायरिंग का सिस्टम वायरिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी हो जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक वो काम करे। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें वायरिंग का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इनको आप ध्यान में रखें। अब यहाँ दे रखा रूल्स ऑफ वायरिंग्स। तो जो वायरिंग करते हैं इसके कुछ जनरल रूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, तो उन रूल्स को भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे लिखा टोटल लाइटिंग लोड ऑफ सब सर्किट शुड बी नॉट लेस देन 400 वाट। ये पहले है, अब आज हम इसको चेंज करें तो हम मान सकते हैं कि हमें एक सिस्टम के अंदर लाइटिंग जो लोड है वो 800 तक हम रख सकते हैं, 800 वाट तक हम रख सकते हैं। और कुछ जैसे दिखा रखा है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है यानी ट्यूबलाइट है उसकी जो वाटेज पावर होती है वो 40 वाट होती है। सॉकेट आउटलेट, सीलिंग फैन और लैम्प्स है ये लगभग 60 वाट्स के होते हैं। मरकरी वेपर लैम्प 80 वाट्स के होते हैं। कूलर है हमारे वो लगभग 200 वाट का होता है। टीवी हमारे 200 वाट की होती है। फ्रिज भी हमारे लगभग 200 वाट का होता है। और हम जो प्रेस काम में लेते हैं वो लगभग 750 या 1000 या 1500 वाट की होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं उनके अलग अलग वाटेज यहाँ पर होते हैं। और जो मैक्सिमम पावर लोड है किसी भी सर्किट का वो 2000 वाट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है करंट रेटिंग ऑफ द मेन स्विच। तो मेन स्विच जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी करंट रेटिंग उसको कैलकुलेट करके ही हमको काम में लेना चाहिए। द केबल यूज्ड इंस्टॉलेशन शुड बी केप्ट फ्रॉम द डैम्पनेस, ठीक है, फायर, केमिकल, फ्यूम एंड लीकेज। तो जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रखते हुए हमको इसका इंस्टॉलेशन करना चाहिए। और जो भी हम वायरिंग करते हैं उसके लिए अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। अर्थ करने से जो हम बड़ा डैमेज है उसको हम दूर कर सकते हैं और जो लीकेज करंट है वो अर्थ में फ़्लो हो जाती है जिससे बड़ा नुकसान होने से हम बच सकते हैं। तो जो भी वायरिंग सिस्टम है उसका सबसे पहला काम है हमको अर्थ करना चाहिए। और अर्थ करने का एक अलग प्रोसेस होता है जो हम आगे कभी पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 5 है इन डोमेस्टिक वायरिंग वॉल सॉकेट यूज मस्ट हैव एन अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो वॉल सॉकेट है वो भी अर्थ कंडक्टर से जुड़ा होना चाहिए। ऑल द मेटल, जितने भी मेटल पार्ट है वो सारे अर्थ से जुड़े होने चाहिए। नो स्विच और फ्यूज शुड बी इंस्टॉलेशन इन द अर्थ। और अर्थ के अंदर किसी भी तरह का फ्यूज़ या किसी भी तरह का स्विच हमको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। नंबर 8 है कि अ लाइव वायर मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द फ्यूज़। जो भी लाइव वायर है यानी हमारा जो फेज़ है उसके अंदर ही हमको फ्यूज़ लगाना चाहिए ताकि जब कभी फॉल्ट हो तो फ्यूज़ बर्न होके हमको आगे किसी डैमेज से बचा सके। द हाइट ऑफ द कंट्रोलिंग बोर्ड इंस्टॉलेशन शुड बी 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो घर के अंदर हम कंट्रोलिंग बोर्ड या स्विच बोर्ड लगाते हैं वो लगभग फर्श से 1.5 मीटर अबव होना चाहिए। द हाइट ऑफ द फैन एंड लाइट शुड बी 2.75 मीटर एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और जो छत के पंखे की हाइट है
ये लाइटिंग पॉइंट की हाइट है वो लगभग 2.25 मीटर या 2.5 मीटर फर्श से होनी चाहिए। एवरी सब सर्किट मस्ट हैव द सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, और जितने भी सब सर्किट गए हैं उनका सबका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड होना चाहिए। द लाइट एंड पावर वायरिंग सर्किट शुड बी इंस्टॉलेशन इंडिपेंडेंटली, और लाइटिंग सर्किट हमारा अलग होना चाहिए, पावर सर्किट हमारा अलग होना चाहिए। द स्विच एंड स्टार्टर्स ऑफ द मोटर्स शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू द ऑपरेटर, और जो स्विचेज़ हैं या स्टार्टर के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हमको लोकेट करने चाहिए जो कि किसी भी ऑपरेटर के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। इन एन AC 3-phase 4 सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शुड बी इंडिकेटेड बाय रेड, येलो एंड ब्लू। तो जब हम घर में या कहीं पर भी इंस्टॉलेशन करते हैं 3-phase AC सिस्टम का, तो उसके लिए हमको कलर कोडिंग का भी यूज़ करना चाहिए। R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू, जिससे हमको वायरिंग को ढूंढने में इजी होता है। और न्यूट्रल के लिए हमको ब्लैक वायर यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के ये कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको वायरिंग करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, और ये इसकी नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह देखिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।